हेलो, वेलकम टू रंकिसान। आज इस यूनिट का हमारा टॉपिक नंबर 3 है, जिसका नाम है खाद्य घटक, फूड कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज, एंजाइम, पानी और ये डाइटरी फाइबर्स, इनको कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में इन 3 को और बाकी का सेकंड पार्ट में ये रिमेनिंग जितने भी आपके हैं इनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खाद्य घटक जो टॉपिक है आपका, इसका मतलब क्या होता है। परिभाषा आएगी नहीं, लेकिन इससे समझ आपकी एक विकसित होगी, उसको हम देखते हैं। फूड कंपोनेंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो किसी खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। हमको एनर्जी देते हैं और ग्रोथ और रिपेयर करते हैं। आपने पूरे दिन जो काम किया उसके लिए आपको एनर्जी मिलेगी और उस पूरे काम को करने में जितने मसल्स, जितने सेल्स आपके डैमेज हुए उनको रिपेयर करेगा और आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा तथा सारी शारीरिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। इसी को हम खाद्य घटक कहते हैं। तो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो आपने ये नीचे देखा। ये 8 पार्ट्स इसके हैं मेनली, जिनको हमें इसमें पूरे टॉपिक में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है एक तरह से देखा जाए तो। अब इसमें देखिए ये एक्चुअल में होता क्या है। पहले सिंपल भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप पूरे दिन में जो भी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे मिठाई हो, या फिर कुछ भी आप चीज़ें खा रहे हैं, अब हमें समझना ये है कि वो केवल और केवल टेस्ट के लिए हैं या आपके शरीर को एक्चुअल में कुछ फ्यूल भी प्रोवाइड करते हैं। तो जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो है आपका वही फ्यूल है जो एक तरह से आप इसको अपने बॉडी की इसको बैटरी समझ के चलें, जो पूरे दिन जितनी चार्ज होगी उतना ही एफिशिएंसी के साथ आप दिन में काम कर पाएंगे। अगर ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ दिक्कत यही है कि अगर ये ज़्यादा चार्ज कर दी, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो एक तरह से ऐसे बैटरी शॉर्ट सर्किट करती है, ऐसे ही ये भी शॉर्ट सर्किट करेगा, यानी कि आपकी बॉडी के लिए परेशानियाँ खड़ा कर देगा। तो आइए देखिए, कार्बोहाइड्रेट को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सबसे पहले इसका मतलब क्या है। देखिए, एक ऐसा यौगिक है जो CH और O, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के बना है 1:1 इसके अनुपात में। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है ये समझ लिया। अब इसका काम क्या है, सीधा है आपके शरीर की बत्ती को जलाए रखना, यानी कि आपको काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। केवल 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट, इसको आपकी बॉडी एज ए फ्यूल जब कंज्यूम करती है तो आप याद रखेंगे तो आपको 4 किलो कैलोरी, ये ऊर्जा, इतनी एनर्जी आपको प्राप्त होती है। अब देखिए क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, पूछेगा कार्बोहाइड्रेट क्या एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो कंपाउंड है। किस किस से मिलकर बना है, CH और O से मिलकर के बना है। 1:1 के रेशो में इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए ये वही आ गया, इसको भी छोड़िए, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। इसी को हम सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं, यानी कि शर्करा कहते हैं। इसमें मिठास होती है बिल्कुल, और इसका मेन काम रहता है आपके शरीर को फ्यूल प्रोवाइड करना, यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। अब देखिए, जो केमिस्ट्री को भयानक रूप से पढ़ते हैं उनको सबको पता है कि CHO ये 1:1 इसके रेशो में जब मिलते हैं तब हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसी में फिर इसके टाइप्स होते हैं। जैसे ग्लूकोज को आप देखें तो C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। समझ लीजिए स्वीट 16। ठीक है, ऐसे ही आप याद रखेंगे क्या, स्वीट 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कौन कौन से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। इसके अलावा एल्डिहाइड होता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ एल्डिहाइड, और या फिर कीटोन ग्रुप है ना, ये इसमें पाए जाते हैं। इसका मेन काम आपको पता ही है क्या है, आपकी बॉडी को चलाते रहना। आप जितने भी कोई भी एक्टिविटी करेंगे, आप अगर लेटे भी हैं ना और आपके मन में सिर्फ और सिर्फ ख्याल आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होगी, तभी आपका ब्रेन फंक्शन करेगा, आपकी सेल्स फंक्शन करेंगे। उसके लिए भी हमको एनर्जी के रूप में जो हमें मिलता है उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, अब आपने यही देखा 5 या 6 रिंग की ये संरचना इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, इन सभी में 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, है ना।
हेक्सोस इसको ग्रुप को कहते हैं, है ना। अब देखिए इस अणु में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो मैंने बताया आपको, ये माइनस, और एल्डिहाइड CHO और कीटोन CO, ये समूह इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज ले लीजिए, बताया C6H12O6 हो जाएगा। ये भी ओपन चेन और साइक्लिक फॉर्म, है ना, दोनों में पाया जाता है। सिंपल है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, यहाँ से सवाल नहीं आएगा। अब देखिए, अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसको समझने की कोशिश करें। अब देखिए सिंपल भाषा में समझिए। अब ये कार्बोहाइड्रेट भी ना स्कूल के बच्चों के जैसे होते हैं। कुछ सिंगल होते हैं जिनको मोनोसैकेराइड बोलेंगे, कुछ जोड़ी पे पाए जाते हैं जिनको हम डाइसैकेराइड कहते हैं, कुछ थोड़े ग्रुप्स में पाए जाते हैं जिनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पूरा अपना भरा पूरा परिवार होता है जिनको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, है ना। सिंपल है। अब देखिए इनके उदाहरण देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल अगर बनेगा आपसे तो यहीं से बनेगा कि मोनोसैकेराइड का इनमें से उदाहरण कौन सा है, या बोल देगा ग्लूकोज किस कार्बोहाइड्रेट के फैमिली का एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे मोनोसैकेराइड में हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को याद रखेंगे, है ना। शॉर्ट में इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी डाइसैकेराइड को देखेंगे तो इसमें सुक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना रहता है, और लैक्टोज, है ना, ये दूध में पाया जाता है। ये फ्रक्टोज आपको फ्रूट्स में देखने को मिलेगा, ये नेचुरल शर्करा होती है। ओलिगोसैकेराइड की जब बात करेंगे तो इसमें एक एग्जाम्पल आएगा जिसको बोलें रेफिनोज, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड कई मोनोसैकेराइड के यूनिट से मिलकर के बना रहता है। इसके एग्जाम्पल में आप स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, इनको आप आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब देखिए काम क्या होता है भाई इसका, बहुत ही सिंपल है, कई बार बता दिया। अब इसका काम, कार्बोहाइड्रेट का काम भी जैसा उसका नाम है वैसे ही VIP है। एनर्जी देता है, बॉडी में स्टोर होता है, जैसे आपके ATM में पैसे। कैसे होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। बॉडी में किस रूप में होगा पूछेगा, ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में आपका स्टोर होता है। और क्या करता है? स्ट्रक्चर्स बनाता है, सेलुलोज जैसे बॉडी के ब्रिक्स बनाता है ना। और सबसे ज़रूरी है प्रोटीन को बचाता है ताकि बॉडी बिल्डिंग में लग सके, है ना। ये भी इसका एक काम रहता है, प्रोटीन को बचाएगा, जैसे प्रोटीन अपना मेन काम क्या करेंगे, मसल बिल्डिंग कर सके, है ना, ये चीज़। अब देखिए समझ लीजिए, ऊर्जा के सोर्सेज के रूप में काम करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 4 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा उससे मिलती है। ऊर्जा भंडारण के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में आपके यकृत यानी इसको लिवर कहते हैं, तो लिवर में आपके में संचित रहता है। इतना आप याद रखेंगे। और किस फॉर्म में रहता है? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है ना। बाद में जब आप बहुत दिन तक, जैसे आपने देखा वो फास्ट करते हैं या हम कई दिन खाना नहीं खाते हैं, तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। तो यही ग्लाइकोजन है जो कि बाद में फिर रिवर्स इसका होकर ग्लूकोज में टूटता है, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीजर कहते हैं, है ना। बाकी संरचनात्मक कार्य में क्या होगा, सेलुलोज जो है पौधों की कोशिका दीवार बनाता है। देखिए अब ये सेल्यूलोज है, ये आपको पहले बताया मैंने, कहाँ से आएगा, आपको पॉलीसैकेराइड में देखने को मिलेगा, उसी का एक टाइप होता है। ये जनरली पेड़ पौधों में पाया जाता है, उनमें ही ये संचित रहता है। अब देखिए बॉडी फंक्शन सपोर्ट में क्या काम करता है, ब्रेन और RBC को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो उनको प्रोवाइड कराता है ना। बाकी प्रोटीन की सुरक्षा जो मैंने यहाँ बताया, प्रोटीन को ऊर्जा उत्पादन से बचाता है। तो फिर प्रोटीन क्या करता है, आपकी मसल बिल्डिंग और आपकी सेल्स रिपेयरिंग में हेल्प करता है। बाकी जैसा मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट की एक निश्चित मात्रा आपकी बॉडी को होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखिए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है ना। इसकी जब डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में तो क्या प्रभाव होगा। कार्बोहाइड्रेट निश्चित मात्रा में आपकी बॉडी को चाहिए होती है, वो जब नहीं होगी तो आप देखेंगे तो एक तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी सबसे पहले तो, है ना। आपका ब्रेन स्लो हो जाएगा, फंक्शन करना कम कर देगा, है ना। बाकी एक कीटोसिस प्रक्रिया होती है वो चालू हो जाएगी। सिंपल भाषा में समझ लीजिए इसको, कीटोसिस होना यानी कि आपके फैट का जलना, आपकी बॉडी में जो फैट जमा है फिर वो टूटना शुरू हो जाता है छोटे छोटे। बाकी आप देख लीजिए यही सब कुछ लिखा हुआ है। आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाएगा, क्या होगा, थकान और चक्कर आने लगेंगे। कीटोसिस वही होता है, फैट का अधिक विघटन, शरीर में कीटोन्स बनने लग जाते हैं, है ना। मांसपेशियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, है ना। प्रोटीन का विघटन शुरू हो जाता है इससे। और एक है सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, रक्त में आपके ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है ना, ये भी हो जाएगा। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी शरीर में ये बैटरी की तरह काम करेगा, आपको चार्ज रखना है, आपको चार्ज रखेगा ये। तो याद रखेंगे
कि जैसे मोबाइल को या फिर किसी चीज़ को, बैटरी को बहुत लंबे समय तक चार्ज पे अगर लगा देंगे तो उसमें नुकसान होता है, ऐसे ही अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया तो उसके भी कुछ इफ़ेक्ट्स जो बॉडी पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, कमी से तो हमें पता चल गया क्या होता है, लेकिन क्या अधिकता अगर अब आपको पता चल गया कि अरे भाई इससे तो हमें एनर्जी मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेने लगेंगे, बॉडी में इंटेक करेंगे, तो उसके भी कुछ आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि देखिए, सबसे पहले आपको मोटापा, ओबेसिटी ये देखने को मिलेगी, आपका पेट बाहर आ जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, यानी कि आपकी ज़िंदगी से जो मीठा है वो दूर चला जाएगा। इसके अलावा दिल की बीमारी, अब भाई दिल तो बच्चा है पर ब्लॉकेज उसके लिए सीरियस है, ब्लॉकेज हो जाएंगे। इसके अलावा दांतों का दुश्मन है भैया, डेंटल कैरीज, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बचपन से सुनते आ रहे हैं मीठा कम खाओ, मिठाई कम खाओ, मीठा खाने के बाद पानी पियो, ब्रश करो, तो क्या होता है आपकी कैविटी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। ठीक है, अब देखिए, हृदय रोग यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देगा ये, तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। अब देखिए, इसका एक लास्ट जो पॉइंट है वो हमें ये देखना है कि सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से, यानी कि सेफ्टी ऑफिसर जो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट चीज़ क्या पूछ सकता है, वो ये है कि फूड इंडस्ट्री में शर्करा की मात्रा, शर्करा देखिए वही सिंपल ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी कहिए इसको, इसकी मात्रा पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, जो भी आप एनर्जी ड्रिंक के नाम पर पीते हो, तमाम प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शर्करा का यूज़ किया जाता है ना, तो वो उस पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। मेन प्रोसेसिंग प्लांट में पाउडर फॉर्म शुगर या स्टार्च, यह एक ज्वलनशील धूल के रूप में बन जाती है, जिससे डस्ट एक्सप्लोजन होने का खतरा बना रहता है। अब देखिए, समझिए, सिंपल भाषा में समझिए, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ खाने का मसला नहीं है। स्टार्च या शुगर का पाउडर प्लांट में अगर फैल गया हवा में, तो ये कंबस्टिबल डस्ट बनाता है और फिर डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा बना रहता है। तो इसको हमें हैंडलिंग करना, इसका स्टोरेज करना है ना, इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो, और वेंटिलेशन कैसे हो, इस सब पे हमको ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देखा क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किसका घटक है, खाद्य का घटक है, उस पर हम इसे पढ़ रहे हैं सब टॉपिक के रूप में। क्या होता है हमने ये देखा, इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, किस किस चीज़ से मिलकर के बना है, किन किन अणुओं से, वो हमने देखा। कौन कौन से ग्रुप में, जिसमें हाइड्रोक्सिल ये वाला ग्रुप होगा, और कीटोन ग्रुप, और एल्डिहाइड, ये देखा हमने। बाकी इसका वर्गीकरण देखा, जिसमें हम मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में हम पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड यानी कि एकल यूनिट शर्करा, बहुत सिंपल होता है। बॉडी जब हमारी ये यूज़ करती है वो इसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, हम खाते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो सुक्रोज के फॉर्म में हो सकता है, वो रेफिनोज के फॉर्म में हो सकता है, बट याद रखिए उसको टूटना होगा तभी जाकर के वो सिंपल फॉर्म में जब आए, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, मोनोसैकेराइड यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसी को जब आप देखिएगा, इसी रूप में बॉडी को ये चाहिए होता है। फिर आता है डाइसैकेराइड, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स यानी कि दो टाइप के जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहता है उससे मिलकर के बना रहता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इससे मिलकर बना होगा, और इसको लैक्टोज में भी करते हैं। बाकी ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनको भी हमने देखा। बाकी इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी कमी के क्या प्रभाव हैं, इसकी अधिकता से क्या होता है, और फूड सेफ्टी में इसको हम कैसे एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना रहता है, वो भी हमने देखा। ठीक है, तो अब याद रखना, अगली बार जब भी कोई मिठाई खाओ या कुछ भी चीज़ खाते हो, तो याद रखना ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट प्लस टेस्ट ट्यूब की साइंस है। और अगर सेफ्टी ऑफिसर बनना है ना भाई, तो ये बेसिक्स भी आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। तो चलिए, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है सेकंड नंबर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फूड का कंपोनेंट है। अब उस न्यूट्रिएंट की बात करेंगे जो सिर्फ जिम वालों की चीज़ नहीं है, यानी वो आपकी बॉडी की पूरी बिल्डिंग का एक ठेकेदार है। जी बिल्कुल, प्रोटीन अगर सही मात्रा में हो तो ज़िंदगी बनेगी, और अगर गड़बड़ हो गया तो बीमारी के गेट भी खुल जाते हैं। अब देखिए, मज़ेदार अंदाज में आप इसको समझिए, प्रोटीन का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात है, आपकी बॉडी के ईंट पत्थर अगर कोई है तो वो प्रोटीन ही है। जैसे आप एक घर को बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या रहती है, ईंट सीमेंट, ऐसे ही आपकी बॉडी को बनाने के लिए, मांसपेशियों को बनाने के लिए स्किन, बाल, नाखून, एंजाइम, ये सब प्रोटीन से ही बने रहते हैं, है ना। यहाँ तक कि आप जब पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, हंस रहे हो, तो इन सब में भी आपके सारे मसल्स काम कर रहे हैं, ये सब कुछ प्रोटीन से ही संभव हो पा रहा है ना। तो आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल वो है।
किताबी भाषा में समझ लीजिए, प्रोटीन एक जैविक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो अमीनो एसिड्स की एक श्रृंखला से बना रहता है। देखिए, याद रखिए 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे मिलकर के प्रोटीन बनता है। अब मोटे मोटे तौर पे ऐसा मान के चलिए कि लगभग 10 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी में पहले से होते हैं और 10 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं जो हमें बाद में फूड के फॉर्म में लेने रहते हैं। यही मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब शरीर की क्या काम करते हैं भैया? शरीर की संरचना के लिए बहुत आवश्यक है ये। समझिए, आप छोटे बच्चे से अब बड़े एक एडल्ट के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं तो आपके हाथ पैर पूरे शरीर की एक वृद्धि हो रही है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है। उस फिजिकल ग्रोथ में सबसे मेन कौन है? प्रोटीन है। ठीक है, शरीर की कोशिका का निर्माण करना, एंजाइम, हार्मोन, मांसपेशी और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी ये मूल आधार प्रदान करता है, यानी कि इसमें भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब केमिस्ट्री वाले कहेंगे कि भाई इसकी रासायनिक संरचना को समझाओ, तो समझो। अब देखो भाई, प्रोटीन बना होता है छोटे छोटे टुकड़ों से जिनको कहते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलकर के ये बने रहते हैं। अब ये अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं। पहले तो जुड़े रहते हैं डाई पेप्टाइड से, उसके बाद पॉली पेप्टाइड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और फिर मिलकर ये बनाते हैं आपके प्रोटीन। क्या बोला? डाई पेप्टाइड और फिर पॉली पेप्टाइड, उसके बाद ये मिलकर के बनते हैं प्रोटीन। तो आपस में ही जुड़ने की एक तकनीक होती है। ऐसे शब्द अक्षरों से बनता है जो प्रोटीन अमीनो एसिड से हैं। समझिए, मतलब जैसे शब्द जो आपके हैं वो छोटे छोटे लेटर से मिलकर के बना होता है, वैसे ही प्रोटीन अमीनो एसिड से जुड़ के बनता है और ये खास फॉर्म में जुड़े रहते हैं। पहला डाई पेप्टाइड और दूसरा पॉलीपेप्टाइड, ऐसे फॉर्म में ये जुड़ते हैं और फिर अमीनो एसिड ही आपके क्या बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी लिखा है वही, प्रोटीन एक कई अमीनो एसिड आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड में ये भाग होते हैं अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और साइड चेन आर ग्रुप। इनको बहुत ज़्यादा इतना डिटेल में ये समझने की आवश्यकता है नहीं, ये सब नहीं पूछेगा। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे जो बताया था इसको आप याद रखेंगे। अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़ते हैं? पहले डाईपेप्टाइड फॉर्म में जोड़ेंगे, फिर पॉलीपेप्टाइड और फिर यही अमीनो एसिड मिलकर के आपकी प्रोटीन को बना देते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं और किस किस आधार पर इनको हम बांटते हैं। अब देखो भाई, प्रोटीन भी ना वीआईपी लोगों की तरह रहते हैं। इनकी भी कुछ कैटेगरीज रहती हैं। कुछ सिंपल प्रोटीन रहते हैं, यानी कि सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर के बने रहते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये आपने पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? संरचना के आधार पर ये सरल प्रोटीन होते हैं, केवल अमीनो एसिड से मिलकर के बने रहते हैं। उदाहरण इसका हो जाएगा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे संयुक्त प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन। ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, ये थोड़े देसी मिलावट वाले प्रोटीन प्लस कुछ और, ये कुछ देसी मिलावट वाले प्रोटीन प्लस कुछ और, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। तीसरा आता है आपका डेराइव्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन के विघटन, यानी प्रोटीन का भी विघटन से मतलब है प्रोटीन का टूटना। ये पेप्टोन और प्रोटियोज, ये इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। काम के हिसाब से भी याद रखेंगे, ये मल्टीटास्किंग होते हैं, स्ट्रक्चरल बॉडी की दीवार के रूप में काम करते हैं, एंजाइमेटिक यानी कि केमिकल रिएक्शंस के मास्टर होते हैं, हार्मोनल बॉडी को कंट्रोल करने वाले बॉस, इम्यूनिटी आपकी बॉडी के कमांडो भी रहते हैं। और बाकी आपको पता है, कार्य के आधार पर भी आप इनको देख सकते हैं काम क्या क्या करते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी, एंजाइमेटिक, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिसमें अमाइलेज और ट्रिप्सिन, कैरोटीन, कोलेजन। ये देखिए, बहुत ऐसे याद मत करना इनको कि संरचना में कौन सा आएगा, एंजाइमेटिक में कौन सा आएगा, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते। बस आपको एक बेसिक याद रखना है कि क्या क्या काम कर सकते हैं। बाकी हार्मोनल एक्टिविटीज़ पे भी ये नियंत्रण रखते हैं, जैसे कि इंसुलिन, एक नाम याद रख लेना बस। प्रतिरक्षात्मक, डिफेंसिव में एंटीबॉडी के रूप में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, है ना, और संचयी भंडार। अब देखिए, हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा आपको? रक्त में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये वहाँ पे प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके हम कार्य देख लेते हैं, प्रोटीन के काम क्या क्या हैं। सिंपल है, बॉडी की ग्रोथ करना, रिपेयर करना, है ना। ये देखिए,
सेकंड नंबर पे जब आप देखेंगे एनर्जी भी देते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाते हैं। हार्मोन्स और भी प्रोटीन वाले होते हैं, जैसे हार्मोन्स भी प्रोटीन वाले। अब देखिए याद रखने, बॉडी में हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी कई प्रकार के हार्मोन्स आपके प्रोटीन से मिलकर ही बने रहते हैं। जैसे कि इंसुलिन नाम का हार्मोन आपका प्रोटीन से मिलकर के बना रहता है, इतना आप याद रखेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन को राइड पे ले जाता है, कैसे? हीमोग्लोबिन के रूप में, यानी कि एज ए ट्रांसपोर्टर भी ये काम करता है। समझ में आ गया? तो ऊर्जा का स्रोत पढ़ने पे 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी आपको देगा। आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, परिवहन करेगा। जैसे हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है आपके ब्लड में? ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाना, संतुलन बनाए रखता है ये। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग हो जाएंगे, तो ये भी हम देख लेते हैं। अब देखो, अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो चाहे बच्चे हों या एडल्ट, कमज़ोर दिखेंगे, दुबले पतले। एक होता है क्वाशियरकर, एक होता है मैरिस्मस। क्वाशियरकर में क्या होता है? पेट सूज जाता है और शरीर कंकाल के जैसे हो जाता है। सेकंड मैरिस्मस में टोटल लॉस मान के चलिए इसको, इसमें एनर्जी भी नहीं होती है और सूखा सूखा भी व्यक्ति दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए अगर ओवरडोज हो गया ना, तब भी प्रॉब्लम है इसकी, सेम सबकी तरह। कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन, अगर अधिकता होगी तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, जैसे सबसे मेन क्या रहता है, अगर ओवरडोज हो गया तो सबसे पहले तो किडनी बोलेगी भाई थोड़ा सा बख्श दो, क्योंकि गैसेस बनेंगी पेट के अंदर आपके स्टमक में, कब्ज होगी, बदहजमी होगी और आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी, यानी कि कैल्शियम आपकी बॉडी में कम हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, क्वाशियोरकर बताया। मैरिस्मस, बच्चों में वृद्धि रुक जाती है ना, ग्रोथ नहीं होती उनकी, इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, बाल और त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, संक्रमण बार बार होने लगता है। ज़्यादा होगा तो किडनी पे दबाव आएगा, यानी कि अत्यधिक नाइट्रोजन उत्सर्जन से किडनी फेलियर तक की परेशानी आपको हो सकती है। में कैल्शियम की हानि हो जाती है, क्योंकि देखिए ज़्यादा प्रोटीन से यूरिन में कैल्शियम लॉसेस होने लगता है। बाकी मोटापा तो ये है ही है अधिकता से, है ना, ज़्यादा हम प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो कैलोरी स्टोर होगी और फिर जो है आप मोटे हो जाएंगे। विशिष्ट तापमान और ह्यूमिडिटी का ध्यान रखा जाता है, अन्यथा क्या होगा? प्रोटीन डिनेचुरेशन हो सकता है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्या होता है। फूड इंडस्ट्री में प्रोटीन डस्ट जैसे कार्बोहाइड्रेट डस्ट होता है, वैसे ही फायर हैजार्ड, एलर्जेशन जैसे सोया, कैशिन, लेवलिंग, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर डस्ट, ये भी हैजार्ड बन सकता है, सुरक्षा उपयोगी ज़रूरी है। ये प्रोडक्शन हाउसेस की बात कर रहा है कि डस्ट हैजार्ड बन सकता है, इसलिए सुरक्षा उपाय बहुत आवश्यक रहते हैं। इसके अलावा एलर्जन कंट्रोल, यानी कि प्रोटीन आधारित एल्जिन जैसे कि सोया, दूध प्रोटीन, इनकी पहचान करना और इनकी लेबलिंग करना, जिससे लोग आसानी से समझ पाएँ। तो ऐसे करके हमने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट, और फिर हमने प्रोटीन को समझने की कोशिश की। उसका हमने वर्गीकरण देखा, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। अब इसी में देखिए हमारा थर्ड टॉपिक, जो सब टॉपिक है फूड कंपोनेंट में, वो आता है हमारा फैट, है ना। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप फैट का नाम सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है? किसी की ओबेसिटी, तोंद, पेट निकला हुआ, या जिम का सब्सक्रिप्शन। देखिए ऐसे समझिए आप कि अगर ये काम कार्बोहाइड्रेट के हैं तो फिर ये काम फैट के हैं। समझ रहे हैं आप? कार्बोहाइड्रेट जितने काम करता है वो तो कर ही सकता है फैट, इसके अलावा उसके कुछ डिफरेंट काम भी रहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं कर सकता है। समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फैट क्या है? आपको ऊर्जा देने वाला एक पोषक तत्व है ना। शरीर में ऊर्जा का भंडारण करके रखता है। जिस दिन आप खाना नहीं खाएंगे उस दिन भी आप सारे काम कर पाते हैं, तो हम फैट की वजह से कर पाते हैं। शारीरिक अंगों की सुरक्षा करता है। अब देखिए एक मोटी लेयर बना लेता है, जिससे आपका हार्ट, आपके बाकी जो आंतरिक अंग हैं जिनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है, उनको ये बचा के रखता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का निर्माण भी बिल्कुल यही करता है और विटामिन का अवशोषण करता है। ये इतने सारे काम फैट के होते हैं। अब देखिए केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फैट, केमिस्ट्री वाले फिर से देखिए कैसे इसको समझते हैं। फैट का फॉर्मूला याद रखो कैसे। एक तो ग्लिसरॉल, सिंपल जी लिख रहा हूँ मैं, +3 फैटी एसिड्स इज इक्वल टू ट्राई ग्लिसराइड। ठीक है,
अब 3 फैटी एसिड इज इक्वल टू 3 पेट्रोल टैंक मान लीजिए, और ग्लिसरॉल इज इक्वल टू इंजन ब्लॉक मान लीजिए। ये होता है बॉडी का एडिपोज टिश्यू में स्टोर। कहाँ रहेगा? बॉडी के एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है। ये पूछ सकता है आपसे कि कहाँ स्टोर होता है, ये याद रखें। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, लेकिन कहाँ रहता है? लिवर में रहता है। अब आपसे पूछेगा फैट कहाँ स्टोर होगा, तो ये होगा आपका एडिपोज टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल है, वही जो बताया वही है ये, है ना। ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड प्लस 3 H2, ये आपका फैट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए फैट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फैट के ना 3 टाइप्स होते हैं, और ये है फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट, और तीसरा होता है ट्रांस फैट। देखिए सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट जिसको असंतृप्त वसा कहते हैं, और फिर होता है आपका ट्रांस फैट, है ना। इसके अंदर ही अनसैचुरेटेड के अंदर ही हम मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट को भी हम पढ़ते हैं। अब देखो सैचुरेटेड फैट को आसानी से सिंपल भाषा में समझो, सॉलिड देसी घी ऐसे समझ के चलो। अगर ज़्यादा खाओगे तो हार्ट का सर्किट शॉर्ट हो जाएगा भाई। और ऐसी अनसैचुरेटेड फैट है उसको आप मान के चलिए हेल्दी ऑयल वाला, लाइक ऑलिव, सनफ्लावर, इनके जो ऑयल होते हैं उसको समझ के चलिए। ये जिम वाले लोगों का फेवरेट होता है एक तरह से, है ना, क्योंकि ये हेल्दी रखता है। उसके अलावा ट्रांस फैट की बात करेंगे तो ये भाई सबसे बदमाश है। जैसे बिस्किट खा रहे हो आप, बेकरी के प्रोडक्ट्स खा रहे हो, पैकेट वाले चिप्स खा रहे हो, इनको आप समझेंगे तो ये ट्रांस फैट आपका होता है, ये बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा एक तरह से खतरनाक होता है। अब देखिए ट्रांस फैट को वो छुपा रुस्तम आप मान के चलिए जो आपके हार्ट को टेस्ट के बहाने हार्ट अटैक तक लेकर के जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके लिए ये होता है। अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, सैचुरेटेड फैट वही सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। याद रखें घी, मक्खन, जानवरों की चर्बी, यानी कि जो एनिमल फूड से जितने भी जो घी निकलेगा या जो भी फैट निकलेगा वो सारे के सारे कैसे होंगे बेटा? सैचुरेटेड फैट। ठीक है, ये देखिए बॉडी के लिए कैसे रहते हैं, बहुत खतरनाक रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो कम अमाउंट में ठीक रहते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे इसको तो ये आपके लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि बॉडी इसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। वो अलग बात है कि पहले के लोग कर लेते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते थे, बट आजकल फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी कम होती जा रही हैं, इसकी वजह से हम इसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी में ये जो है स्टोर हो जाता है, और स्टोर होके आपके ब्लड को ले जाने वाली जो आपकी कैपिलरीज रहती हैं, वेंस रहती हैं, आर्टरीज रहती हैं, उनको ये ब्लॉकेज करता है, उनकी जो रेडियस रहती है उसको कम कर देता है, और जिसकी वजह से आपको हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट सेकंड नंबर पे ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं, है ना, जैसे सूरजमुखी, मूंगफली, ऑलिव ऑयल, वही सरसों का तेल, ये सिंपल जो हमारे घरों में यूज होते हैं वो वाले होते हैं। तो याद रखेंगे ये हमारे बॉडी के लिए कैसे रहते हैं, ये फिर भी हेल्दी रहते हैं कंपेरेटिवली किसके? सैचुरेटेड फैट के कंपेयर में ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करना आसान होता है। और याद रखेंगे ये 2 प्रकार से रहते हैं, एक तो होते हैं डबल बॉन्ड तो है लेकिन सिंगल डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें हम ऑलिव ऑयल को रख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है 2 या अधिक डबल बॉन्ड वाले, जैसे फिश ऑयल और फ्लैक्सी सीड ऑयल, इनको हम इसमें रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इसमें खाना, जैसे अब फिश ऑयल है, इससे हमको बहुत सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं बॉडी के लिए जो हमारे लिए बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन हर कोई खा नहीं सकता इसको, है ना, ये चीज़ रहती है। वो वेज और नॉन वेज वाला इशू आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके काम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बॉडी को देता है ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मिनिमम एनर्जी, 4 किलो कैलोरी। कैसे? देखिए मैंने आपको क्या बताया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो या 1 ग्राम प्रोटीन हो, आपको कितना देगा? 4 कैलोरी आपको देगा। लेकिन वहीं आप 1 ग्राम अगर फैट लेंगे तो उससे आपको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 4 कैलोरी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है बताइए? प्रोटीन करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा, या कौन करेगा? फैट करेगा। तो क्या बताएंगे? फैट करेगा सबसे पहली चीज़। फिर देखते हैं हम कार्य के आधार पर कितने प्रकार के रहते हैं। एक होते हैं स्टोर्ड फैट, एक होते हैं स्ट्रक्चरल फैट, और एक होते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। तो सबसे पहले हम स्टोरेज फैट, संचय वसा को देखते हैं। क्या करते हैं भाई? एडिपोज टिश्यू में ये हमें देखने को मिलते हैं, स्टोर रहते हैं।
और ऊर्जा के फॉर्म में सबसे पहले ये यूज आते हैं। जब आप कई दिन खाना नहीं खाएंगे तो सबसे पहले जो फैट होगा, जो पिघल कर जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो यही रहता है ना, स्टोरेज फैट रहता है। और कहाँ होता है ये? एडिपोज टिश्यू के अंदर रहता है। टिश्यू यानी मसल, ऊतक के रूप में ये हमें देखने को मिलता है। फिर होता है संरचनात्मक वसा, कोशिका झिल्ली में शामिल रहता है। सेल होती है ऐसे ऐसे। अब सेल की ये जो सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है, इसमें ये आपको देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चरल फैट इसको बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड इसको कहते हैं, है ना। याद रखेंगे ये बाहर की जो इसकी परत होती है सेल की, है ना, ये आपको प्रोटीन लिपिड ऐसे इससे मिलकर के बनी हुई दिखती है ना। इसके अलावा आवश्यक फैटी एसिड्स शरीर नहीं बना सकता, ये बाहर से लेना पड़ता है। सिंपल है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये जो फैट, जो फिश ऑयल वगैरह रहता है, इनसे ही हमको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फैट के हम फंक्शंस देखते हैं कि क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई मेन क्या है, ऊर्जा का सोर्स है। कितना देता है? 1 ग्राम 9 के कैलोरी, सबसे ज़्यादा हमें देखता है। बाकी आपको याद होगा कि विटामिन हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक विटामिन वो होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल यानी कि जो फैट में घुलते हैं। तो फैट, अब देखिए उन विटामिन को घोलने के लिए, जिससे कि वो फंक्शन कर पाएँ, बॉडी को वो चीज़ें कर पाएँ जिसके लिए उनको हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको ये फैट की आवश्यकता रहती है। ठीक है, जिसमें ADE के ये विटामिन होते हैं जो इसी में घुलनशील होते हैं। शरीर की गर्मी को बनाए रखना यानी कि इंसुलेशन का काम करता है। आपकी बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है उसको ये क्या करता है? मैनेज करता है। वहीं अवयवों की सुरक्षा, इससे क्या मतलब है? आपके अंगों को कुशनिंग का काम करता है। जो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट्स जिनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी की नीड रहती है, उनको कुशनिंग की तरह काम करता है उनके लिए। कोशिका झिल्ली का बाहर का हिस्सा फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल इसको बनाता है। और इसके अलावा ये हार्मोन निर्माण में भी हेल्प करता है, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन। इसको ये बनाने में कौन हेल्प करता है? इसमें फैट हेल्प करता है हमारी। अब देखिए इसकी कमी से क्या क्या हो जाएगा। सबसे मेन ऊर्जा की कमी हो जाएगी, थकावट और कमजोरी आएगी। इसके अलावा विटामिन की कमी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ADE के ये विटामिन सिर्फ फैट में ही घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। जब आप फैट अगर बॉडी में कंज्यूम नहीं करेंगे बॉडी के लिए, तो क्या होगा? ये घुलेंगे नहीं तो सीधा वेस्टेज के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएंगे बॉडी से, और फिर आपकी बॉडी में इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी। हार्मोनल असंतुलन हो जाएगा, जैसे कि रिप्रोडक्टिव और ग्रोथ हार्मोन्स हैं। अगर फैट नहीं होगा, फैट आप कम कंज्यूम करेंगे, आपकी कमी हो जाएगी बॉडी में, तो उससे ये डिसबैलेंस हो जाते हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाएंगी, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, रूखी त्वचा हो जाएगी, और शरीर का ठंड में संवेदनशील हो जाना, यानी कि आपको हीट लॉस होने लगेगा। बोला कि बॉडी की जो हीट है उसको मैनेज करके रखता है, तो अगर कमी हो जाएगी तो ये क्या होगा? आपका हीट लॉस होगा। इसकी एक्सेसिव फैट इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसकी अधिकता से क्या होगा? सबसे पहला आपके मन में आता होगा कि अगर हम फैट ज़्यादा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, तो ओबेसिटी आ जाएगी, है ना। क्या कारण है? अत्यधिक कैलोरी स्टोरेज हो जाएगी। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो जाएंगे, यानी कि हृदय रोग हो जाएंगे, खासकर ट्रांस फैट, और ये सैचुरेटेड फैट से होता है। ठीक है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस हो जाएगा, LDL खराब हो जाता है, SDL इसमें घट जाता है ना। डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा हो जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ये बढ़ाता है, ये भी आप याद रखेंगे। फैटी लीवर डिसीजेस, लीवर में फैट जमा हो जाता है और लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन आपका नहीं कर पाता है। औद्योगिक सुरक्षा दृष्टिकोण से क्या क्या ज़रूरत हो सकती है इसकी, वो देखते हैं। फूड प्रोडक्शन, सबसे पहले ट्रांस फैट की लिमिट तय की जाती है FSSAI मानकों के आधार पर कि कितना होना चाहिए। बाकी लेवलिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग, एनालिसिस, इन सब चीज़ों में आवश्यक ये होता है ना। जैसे कि ऑयल्स में ऑक्सीडेशन से बासीपन यानी कि रेंसिडिटी, इससे बचाता है ये, है ना। एनालिसिस की बात करते हैं तो खाद्य तेलों में एडल्ट्रेशन टेस्टिंग, जैसे कि आर्जिमन ऑयल, ये सब हम मिलाते हैं, इसके लिए हमें ये हेल्प करता है। बाकी न्यूट्रिशनल लेवलिंग, इसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। जैसे कि सैचुरेटेड फैट है, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया खाने का, तो उसमें सैचुरेटेड फैट है या फिर ट्रांस फैट है, कौन सा है और कितने प्रतिशत में है, ये सब हमें दिखाता है। तो हमारे पास ये चॉइसेस होती हैं कि हमको किसको कंज्यूम करना है, किसको नहीं। इसमें क्विक रिवीजन के तौर पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक्स हैं, ये से हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब हमने
टॉपिक लिया था टॉपिक नंबर 3, जिसमें थे फूड कंपोनेंट्स, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर पे हमने इसको प्रोटीन को देखा और थर्ड नंबर पे हमने फैट को देखा। अब जो सेकंड वीडियो होगा उसमें बचे हुए विटामिन पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, इसके अलावा फाइबर्स हैं उनको हम देखेंगे। तो ये फिर पूरा टॉपिक, ये वाला हमारा टॉपिक नंबर 3 ख़त्म हो जाएगा। और फिर अब इसके MCQ जो हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं लेकर के आ रहा हूँ। इसके जब दोनों पार्ट्स हो जाएंगे तो अलग से वीडियोस MCQ वीडियोस आपके लिए डाल देंगे, जिसमें तो अलग से फिर MCQs आपके लिए ले आएंगे, जिसमें एटलीस्ट 50 MCQs होंगे और जो अच्छे लेवल के होंगे, आए हुए होंगे, उनको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।